हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर शुरू करवाया हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, जिसमें अभी तक मैंने 4 वीडियोस जो है अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। तो अगर आप सभी ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखिए, और इसके लिए आप अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस की प्लेलिस्ट को जो है मेरे चैनल पर ज़रूर चेक करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रीलिमिनरीज फॉर एस्टेब्लिशिंग ए सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, परमाप लागत लेखांकन प्रणाली की स्थापना की प्रारंभिक बातें कौन कौन सी हैं, एंड सेकंड है परमाप घंटा क्या होता है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम इन्हीं 2 टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को एस्टेब्लिश करने से पहले कुछ बातों का जो स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इनको बेसिकली 5 पॉइंट्स में जो है इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर्स, सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, थर्ड है टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, एंड फोर्थ क्या है ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एंड फिफ्थ है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो हम इन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है इसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है उसको एस्टेब्लिश करने से पहले हमें कॉस्ट सेंटर्स को जो है डिटरमाइन करना होता है, कॉस्ट सेंटर्स का जो है हमें निर्धारण करना होता है। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर्स अब क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। कॉस्ट सेंटर है वो एक डिपार्टमेंट हो सकता है, डिपार्टमेंट का एक पार्ट हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, कोई भी मशीनरी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, या फिर बहुत सारे पर्सन्स का जो है लोगों का एक समूह हो सकता है, जिसके संबंध में जिससे रिलेटेड कॉस्ट को जो है कलेक्ट किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके और जिस पर कंट्रोल किया जा सके। तो बेसिकली कॉस्ट सेंटर हमारे पास यही होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें है, उसके बाद जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, पर्सनल या फिर इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर, एंड सेकंड इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कौन सा होता है, एक पर्सन से रिलेटेड जो कॉस्ट सेंटर होता है उसको क्या बोला जाता है, पर्सनल या फिर इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर। और बहुत सारे जो पर्सन्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं व्यक्तियों के, उनके समूह को, ठीक है, उनके समूह से रिलेटेड जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि कोई भी कारखाना है, ठीक है, कोई कारखाना है जो किसी प्रोडक्ट के निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में जो शामिल है, तो उस कारखाने को क्या बोला जाएगा, एक कॉस्ट सेंटर हम उसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों का वर्गीकरण। तो कोई भी एक्सपेक्टेड हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए जो अकाउंट्स हैं उनको क्लासिफाई करना जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड में। ठीक है, और जो ये वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होती है अकाउंट्स की, वो किसके बेस पे होती है, किसके अकॉर्डिंग होती है, वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन या फिर अकॉर्डिंग टू एसेट या फिर अकॉर्डिंग टू इनकम। ठीक है, मतलब कि फंक्शंस, एसेट्स और इनकम, इनके अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन होती है अकाउंट्स की। सेकंड इसमें आपको पॉइंट क्या नोट करना है, क्या लिखना है कि जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम अकाउंट्स की, वो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, कोड्स का यूज़ करेंगे, संकेतों का यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब कॉलेज में देखो, आप कॉलेज में मान लीजिए क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम जो है सेम है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कॉलेज में, उन दोनों बच्चों की अलग से पहचान करने के लिए उनको जो है रोल नंबर इशू किए जाते हैं। ठीक है, रोल नंबर्स जो हैं उनको वो इशू किए जाते हैं जिससे कि, क्योंकि नाम तो उनका सेम है, लेकिन उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है उनको रोल नंबर जो है इशू कर दिए जाते हैं अलग अलग, जिससे जो है उनको पहचानना जो है इजी हो जाता है टीचर्स के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया है। ठीक है, लेकिन आपको ये
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसमें लिखना है। तो ये आपका हो गया। तो इससे आप जो क्या करोगे, जब आप कोड्स का यूज़ करोगे, ठीक है, अकाउंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, तो इससे जो एनालाइज होगा अकाउंट का, ठीक है, जो भी आप एनालाइज करोगे अकाउंट्स को, वो आप जो है आसानी से कर सकते हो। उसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कहने का मतलब यही है। उसके बाद थर्ड इसमें पॉइंट है टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। थर्ड इसमें जो पॉइंट क्या ध्यान रखना होगा कि स्टैंडर्ड्स जो है वो किस टाइप का है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, परमाप क्या होता है। परमाप जो है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का एक क्या होता है, पूर्व निर्धारित माप होता है। एक प्री डिटरमाइंड मेजरमेंट होती है किसकी, मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड की। उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके, इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ टाइप्स होते हैं इनके, कौन कौन से। फर्स्ट क्या है, करंट स्टैंडर्ड, सेकंड है बेसिक स्टैंडर्ड एंड थर्ड क्या है, नॉर्मल स्टैंडर्ड। तो चलिए एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है इसमें, करंट स्टैंडर्ड्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्तमान परमाप या फिर चालू परमाप। तो ये क्या होता है, मैंने स्टूडेंट्स आपको इसमें पॉइंट वाइज जो है मैं आपको करवाऊंगी, जिससे आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो करंट स्टैंडर्ड क्या होता है हमारे पास, करंट स्टैंडर्ड्स ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आपको फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जो करंट स्टैंडर्ड्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए स्थापित किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट कि जो करंट स्टैंडर्ड्स होते हैं वो करंट कंडीशन से जो है रिलेटेड होते हैं, जो वर्तमान दशाएं होती हैं उनसे ये संबंधित होते हैं। और करंट स्टैंडर्ड्स का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 1 ईयर तक, ठीक है, 1 साल तक की उसकी समय अवधि होती है। उसके बाद तो जो करंट स्टैंडर्ड होता है हमारे पास, उसको 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। आगे इसके 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से। फर्स्ट क्या है, आइडल स्टैंडर्ड। आइडल स्टैंडर्ड अब क्या होता है, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, आदर्श परमाप। तो क्या होता है ये आइडल स्टैंडर्ड जो है वो एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है, एक ऐसा परमाप होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, हाई लेवल ऑफ वर्क एफिशिएंसी को, ठीक है, कार्य क्षमता के उच्च स्तर को, हाई लेवल को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, कौन, आइडल स्टैंडर्ड। उसके बाद जो आइडल स्टैंडर्ड है, आदर्श परमाप है, वो कुछ अजप्शंस के ऊपर बेस है। कौन कौन सी, सबसे फर्स्ट है फेवरेबल कंडीशंस, मतलब कि अनुकूल परिस्थितियाँ। ये क्या मानता है आइडल स्टैंडर्ड कि जो सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, वो अनुकूल हैं और आगे भी वो अनुकूल ही रहेंगी। उसके बाद और किस अजप्शन के ऊपर बेस्ड है आइडल स्टैंडर्ड, एफिशिएंट मैनेजमेंट की, जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट है, जो मटेरियल्स को परचेज़ किया है वो मिनिमम प्राइस पर किया है और आगे भी वो मिनिमम प्राइस पर ही परचेज़ होगा, और लॉस जो है वो कम से कम होगा, ये इसमें माना जाता है, ठीक है। और प्रोडक्शन का जो टाइम है वो भी कम से कम होगा और रेट ऑफ वेजेस हैं जो वो भी कम से कम होंगी। कहने का मतलब यही है कि इसमें यही माना जाता है कि जो सिचुएशन आज है, मतलब कि अगर आज अच्छी सिचुएशंस हैं, अच्छी कंडीशंस हैं बिजनेस के लिए, तो वो आगे भी अच्छी ही रहेंगी, ये इसमें माना जाता है। तो ये हो गया आपका आइडल स्टैंडर्ड। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्या है इसमें, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड क्या होता है, अपेक्षित परमाप क्या होता है। तो जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स हैं, सबसे पहले वो किसके ऊपर आधारित होता है, किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो एक्सपेक्टेड कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। जो प्रत्याशित परिस्थितियां हैं, प्रत्याशित दशाएं हैं, उनके ऊपर ये आधारित होता है। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, डिटरमाइन वर्क एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स, जो कार्य कुशलता परमाप निर्धारित करने के लिए इसका यूज़ जो है किया जाता है, किसका, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड का। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें जो है कॉन्टिन्यूसली इक्वली मॉडिफिकेशन जो है करना ज़रूरी होता है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड की, ठीक है। मतलब कि इसमें जो है अगर सिचुएशन में चेंजेस हो रहे हैं, सिचुएशंस बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं अगर, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने स्टैंडर्ड्स में भी चेंज करना होगा, उनको भी हमें मॉडिफाई करना होगा। ये इसकी जो है सबसे बड़ी कमी है। तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। उसके बाद नेक्स्ट इसमें
नेक्स्ट है इसमें बेसिक स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया करंट स्टैंडर्ड, उसके बाद है बेसिक स्टैंडर्ड क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आधारभूत परमाप। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो बेसिक स्टैंडर्ड होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद सेकंड इसमें पॉइंट क्या है कि जो बेसिक स्टैंडर्ड होता है वो किसके जैसा होता है, वो इंडेक्स नंबर के जैसा होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, जो आपका ये बेसिक स्टैंडर्ड है ये कॉस्ट में जो भी वेरिएंसेस हैं, कॉस्ट में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको मेज़र करने में ये हेल्पफुल है, लेकिन ये कॉस्ट कंट्रोल में हेल्पफुल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सामान्य परमाप। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड उस स्टैंडर्ड को बोला जाता है जिसके लिए ये एस्टिमेशन लगाया जाता है कि उसको फ्यूचर पीरियड में जो है उसको अचीव किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो फ्यूचर पीरियड होता है वो इक्वल होता है किसके, बिजनेस साइकिल पीरियड के, जो व्यापार चक्कर की अवधि है उसके बराबर होता है फ्यूचर पीरियड। थर्ड पॉइंट आपको इसमें क्या नोट करना है कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है वो 5 सालों तक जो भी सिचुएशंस बनी रहेंगी, जो भी कंडीशंस रहेंगी 5 सालों तक, उनके ऊपर ये आधारित होता है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक क्या है वो सैद्धांतिक अवधारणा है, और ये जो है कॉस्ट कंट्रोल के लिए जो है इसका यूज़ हम नहीं कर सकते। ये हो गया आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसमें ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, परमाप लागत विधि के लिए संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है इसमें बनाया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए। तो देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन से पॉइंट आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट क्या होता है इसमें कि इसमें एक जो इंडिविजुअल पर्सन होता है या फिर एक कमेटी होती है उसको इसमें काम सौंप दिया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कमेटी का जो है इसमें निर्माण किया जाता है, उसको बनाया जाता है। उसके बाद जो ये कमेटी होती है इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मेन जो इंजीनियर्स होते हैं वो, एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। ये सब जो है इस कमेटी में जो शामिल होते हैं, मेंबर्स होते हैं ये इसके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसमें कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो इसमें होता है कोऑर्डिनेटर, ठीक है। और कोऑर्डिनेटर होता है जो वो एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करता है, और जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनमें कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करता है, जो समन्वय होता है उसको स्थापित करता है। सिक्स पॉइंट क्या है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो प्राइस लेवल चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो भी प्राइस लेवल है, मूल्य स्तर है, जो भी उसमें जो भी चेंजेस हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट। उसके फिफ्थ जो इसमें लास्ट पॉइंट है वो क्या है, सेटिंग्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, परमाप निश्चित करना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किसके लिए फिक्स किए जाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल के लिए, डायरेक्ट लेबर के लिए और ओवरहेड कॉस्ट के लिए, ठीक है। ये आपको पता चल गया। तो उसके बाद फर्स्ट आपको इसमें क्या पॉइंट नोट करना है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल के लिए कॉस्ट को, स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, प्रत्यक्ष जो सामग्री है वो क्या होती है। तो यदि मटेरियल का किसी वस्तु के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई भी जो मटेरियल है उसका यूज़ किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट हम उसको मटेरियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ आपको कि कपड़े बनाने के लिए कपास का यूज़ जो है हम करते हैं, ठीक है। कपड़े बनाने के लिए कपास का यूज़ करना वो क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल होगा। और वहीं पे मशीनों की सफाई में कपास का यूज़ वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष सामग्री वो होगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट इसमें उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल
की कॉस्ट को, स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए दो हमें इसमें चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, एंड सेकंड है प्राइस ऑफ मटेरियल्स। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स में सामग्री की मात्रा, हम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मटेरियल है वो कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, कितना हमें मटेरियल चाहिए और क्या उसकी क्वालिटी होगी। हमें उसकी क्वालिटी का और क्वांटिटी का, दोनों का जो है, हमें दोनों को डिटरमाइन करना होता है। और हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी का जो मटेरियल है उसको यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद जो मटेरियल है हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हमें कम से कम प्राइस पर मिले, मतलब कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हमें मिले और मिनिमम प्राइस पर मिले हमें, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कॉस्ट को भी जो है हमें इसमें कंसीडर करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है, सेकंड इसमें पॉइंट है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर डायरेक्ट लेबर। जो प्रत्यक्ष श्रम होता है, डायरेक्ट लेबर होती है, उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट को फिक्स करना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट लेबर क्या होती है। तो किसी प्रोडक्ट के निर्माण में लगी लेबर को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट लेबर बोला जाता है। जो प्रोडक्ट को बनाने में लगे हुए हैं लेबर, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट लेबर बोला जाता है। वहीं पे डायरेक्ट वेजेस क्या होता है, जो ये डायरेक्ट लेबर्स होते हैं इनको जो वेजेस पे की जाती है उस वेजेस को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट वेजेस उसको बोला जाता है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट को फिक्स करने में आपको दो पॉइंट्स को इसमें ध्यान में रखना पड़ता है। फर्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड लेबर टाइम, एंड सेकंड क्या है, स्टैंडर्ड लेबर रेट। तो स्टैंडर्ड लेबर टाइम क्या होता है, इसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो भी लेबर काम कर रही है उन्होंने काम को करने में कितना टाइम लिया है। तो ये इसमें डिटरमाइन किया जाता है। और ये डिटरमाइन कैसे किया जाता है, किसके बेस पे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स एंड टेस्ट रन रिजल्ट। और थर्ड इसमें क्या है, वर्क स्टडी। इनके बेस पे जो है इस टाइम को डिटरमाइन किया जाता है, स्टैंडर्ड लेबर टाइम को। सेकंड इसमें क्या है, स्टैंडर्ड लेबर रेट। तो जो इन लेबर्स को वेजेस दी जाती हैं, ठीक है, एक्टिव वेजेस दी जाती हैं इनको, उसी को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड लेबर रेट, वो हम उसको बोलते हैं। उसके बाद थर्ड इसमें पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन करोगे। तो सबसे पहले ओवरहेड्स के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ओवरहेड्स की कॉस्ट है उसको कम से कम करना, कि जो ओवरहेड्स हैं उनके ऊपर जो भी कॉस्ट है वो मिनिमम हो, कम से कम हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरहेड्स, एंड सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर हार्स और यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, कैलकुलेटिंग ओवरहेड रेट। तो कहने मतलब क्या है कि फर्स्ट सबसे पहले तो आप इसमें जो भी ओवरहेड्स होंगे, ठीक है, ओवरहेड्स होंगे उनको डिटरमाइन करना है आपको। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर, ठीक है, और यूनिट्स मैन्युफैक्चर, इसको आपको डिटरमाइन करना है कि कितना जो है श्रम घंटे कितने हैं और यूनिट्स को कितनी मैन्युफैक्चर किया गया है। उसके बाद थर्ड आपको क्या करना है, ओवरहेड्स रेट को जो है कैलकुलेट करना है। वो आप कैसे करोगे, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को डिवाइड करके, ठीक है। उसके बाद जो ओवरहेड हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है, किसमें, तीन पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, उनको वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है फिक्स ओवरहेड, सेकंड वेरिएबल ओवरहेड, एंड थर्ड क्या है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। तो जो फिक्स ओवरहेड्स होते हैं, स्थायी जो ऊपरी वे होते हैं, वो क्या होते हैं, जो फिक्स होते हैं। और वहीं पे जो वेरिएबल और ओवरहेड्स होते हैं उनमें हम चेंज कर सकते हैं, उनमें चेंजेस जो है वो होते रहते हैं। वो प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने के साथ साथ वो भी जो है बढ़ते और घटते रहते हैं। लेकिन वहीं पे जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं वो ना तो फिक्स होते हैं और ना ही वो वेरिएबल होते हैं। तो ये आपके हो गए यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद सेकंड है परमाप घंटा क्या होता है। तो एक घंटे में किए जाने वाले कार्य की मात्रा, ठीक है, जो काम की क्वांटिटी है, एक घंटे में कितना काम किया गया है उसको क्या बोला जाता है, परमाप घंटा उसको बोलते हैं। आगे क्या है इसमें, ए हाइपोथेसिस रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ वर्क विच शुड बी परफॉर्म्ड इन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद जो है परमाप घंटा होता है, ये
प्रोडक्शन के एस्टिमेशन में जो है ईजी होता है। इसके ज़रिए जो प्रोडक्शन का उत्पादन का एस्टिमेशन है वो ईजिली किया जा सकता है। तो एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए है, उसकी 200 यूनिट्स को 10 घंटे में बनाया गया, 10 घंटे में उनका प्रोडक्शन किया गया। वहीं पे जो प्रोडक्ट बी है उसकी 400 यूनिट्स का प्रोडक्शन जो है 50 घंटे में किया गया। तो इसमें जो परमाप घंटा होगा वो प्रोडक्ट ए का क्या होगा, 20 यूनिट्स होंगी, और प्रोडक्ट बी की होंगी कितनी, 8 यूनिट्स इसमें होंगी। तो ये 20 आपका कहाँ से आया, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ए की 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, तो 200 को हम 10 से जो है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 यूनिट्स जो है हमारी परमाप घंटा आ जाएंगे, और ऐसे ही जो है प्रोडक्ट बी की भी होंगी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जिससे वो भी जो है इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये जो टॉपिक है हमारा, ये आज की वीडियो में जो है यहीं पे ख़त्म हो गया है। 5 वीडियोस इसकी टोटल बनी है। उसके बाद इसी चैप्टर का आगे नेक्स्ट पार्ट है एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस। इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।